गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सी प्रोग्राम का अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर मैंडेटरी नहीं है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम्स में आप लोगों को मैं उनके स्ट्रक्चर को साथ के साथ देखते चलेंगे। दोस्तों, सी प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है। एस इंक्लूड stdio.h। सी प्रोग्रामिंग जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, उसकी एक कुछ अपनी लाइब्रेरीज डिफाइन है, जिसमें कुछ अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो जिसके पहले से डिफाइंड टास्क है, और हम लोग उन फंक्शंस को जस्ट यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको यदि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए एक सी प्रोग्रामिंग एक फंक्शन प्रोवाइड करता है printf। ठीक है। जब आपको कोई चीज़ इनपुट यूजर से लेना है तो उसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करता है scanf नाम का। यदि आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा है उसको क्लियर करना है तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन CLR नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है सी। ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि कुछ हेडर फाइल्स में रखी गई हैं, है ना, कुछ उनकी सी की लाइब्रेरीज में रखी गई हैं। यदि उनको हमें यूज करना है तो उनको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो हमें अभी फिलहाल हम यूज करने जा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन, जो कि इस हेडर फाइल में डिफाइन है। तो सबसे पहला टास्क आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। और ये हैश को हम लोग हैश सिंबल को हम लोग ये जो सिंबल लगा है हैश, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है दोस्तों, ये डायरेक्शन देता है कंपाइलर को कि इस वाली हेडर फाइल को पहले इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो, देन प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों। तो ये हेडर फाइल जैसी जिस प्री डिफाइंड फंक्शंस को यदि आप यूज करना चाहते हैं और जिस हेडर फाइल में वो डिफाइन है उसको पहले आप इंक्लूड कर लेंगे, जिससे कि उसकी लाइब्रेरीज आपके प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाए। ठीक है दोस्तों, पहला काम तो ये होता है। दूसरा दोस्तों, कभी भी सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हमेशा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, MAIN। अच्छा, कोई फंक्शन जब नाम के साथ ये ब्रैकेट लगा हो, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। और इस फंक्शन में चार चीज़ें होती हैं। एक तो उसका रिटर्न टाइप, जैसे मैंने यहाँ लिखा वॉइड, फिर होता है उसका नाम, फिर होता है ये ब्रैकेट में उसका पैरामीटर यहाँ पास किया जा सकता है, फिर ओपन क्लोज करली ब्रेसेस में दोस्तों हम लोग कोडिंग लिखते हैं। तो आपको सी में कुछ भी कराना है तो इसी मेन फंक्शन के अंदर जो लिखा रहेगा वही चलेगा। हम लोग आगे देखेंगे कि मेन के बाहर भी कुछ चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए अल्टीमेटली इसके अंदर ही कॉल करना पड़ता है। तो मेन के अंदर जो लिखा, तो जब कभी प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करें तो ऐसे है, कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। उसके बाद वर्ड मेन ओपन क्लोज ये वाला ब्रैकेट एंड ओपन क्लोज करली ब्रेसेस में यहाँ पे आप अपने कोड लिखेंगे हमेशा। ठीक है। अब आपको कुछ मान लीजिए हेलो ही प्रिंट करना है, तो प्रिंट आपके स्क्रीन पे जब ये प्रोग्राम चले तो प्रोग्राम चलाने के साथ ही आपके स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होकर के आ जाए। तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हो आप, तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। हम लिखेंगे प्रिंटफ, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। तो प्रिंटफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि इस हेडर फाइल में डिफाइन है। कैसे कैसे ये प्रिंट करेगा इसकी हमारी टेंशन नहीं है, बस आप यूज कर लो प्रिंटफ को। इसके अंदर जो मैसेज लिखे रहोगे वो एज इट इज प्रिंट होकर के आ जाएगा। कहाँ पे? आपके कंसोल पे। तो आपको ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है। अब इस प्रोग्राम को आपने सेव कर देना है। सेव कर देना है, मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया test.c नाम से, सेव कर दो। यदि आप टर्बो सी कंपाइलर पे इसे यूज कर रहे हो तो सीधे Alt F9 से कंपाइल हो जाता है प्रोग्राम और कंट्रोल F9 से रन हो जाता है। कंपाइल होने का क्यों कराना पड़ता है कंपाइल? जैसे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है, जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसे हम समझ रहे हैं, इसको कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में बदल के मशीन को पास कर दे, एंड देन मशीन उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपका ये आउटपुट पे प्रिंट कर दे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, .c एक्सटेंशन से सेव कर देंगे।
उसके बाद कंपाइल और रन कर देंगे, चल जाएगा। आगे मैं आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे कराऊंगा। तो कोड ब्लॉक में भी सीधे GUI बेस्ड होता है, आप क्लिक करोगे, बिल्ड कर दोगे, बिल्ड करने के बाद आप प्रोग्राम को रन कर दोगे। तो रन करते ही आपके कंसोल पे ये वाला जो आपने मैसेज लिखा ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो प्रिंट एफ का क्या काम है, प्रिंट जो इसके अंदर मैसेज लिखा रहेगा इसको आपके कंसोल पे कमांड प्रॉम्प्ट वाले स्क्रीन पे आपको प्रिंट करके दिखा देगा ये मैसेज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग सी के प्रोग्राम बनाते हैं। अब दोस्तों तो इसमें ध्यान देने वाली बात है ये हैश, ये हेडर फाइल के इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म किया जाता है। अब दोस्तों कुछ ये ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों कुछ सी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब एक सी प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी एंटिटी जिसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर कराई जा सके। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा नाम जिसमें रन टाइम पे मीन्स प्रोग्राम में डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन करा सके, उसकी वैल्यू चेंज किया जा सके। जैसे आपने x नाम का एक वेरिएबल लिखा है, इस x वेरिएबल में आपने एक बार 10 रखा, अगली बार 20 रखा, अगली बार 30 रखा, तो मीन्स ये x वेरिएबल क्या हुआ, x क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ जिसमें कुछ वैल्यू आप असाइन कर दे रहे हैं जो वेरी कर सकता है। द एंटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना। और वेरिएबल है क्या, एक तरह से ये अब सी प्रोग्राम के अंदर ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। आप जितने भी वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं उन सारे वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेरेशन सबसे शुरू में करना पड़ता है। अब आपको तो ये बता चुका हूँ मैं कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम लोग वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर अब दो पार्ट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर कि एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। तो सबसे पहले जितने भी वेरिएबल आपके मेन फंक्शन में यूज होंगे वो सबसे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया x = 10, तो आप एक तरह से कंपाइलर से क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि सी प्रोग्राम के अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं सेमीकोलन, ये आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, एक लाइन का लिखा है x = 10 मीन्स x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू असाइन करो। ये इसे इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि इधर वाली वैल्यू इधर वाली वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो एक तरह से हमने ये यूज कर लिया, x वेरिएबल में 10 वैल्यू रख रहे हैं, है ना। लेकिन ये यूज होने से पहले इसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन हमें डिक्लेरेशन पार्ट में यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए इस x में कैसी वैल्यू आती है, किस टाइप की वैल्यू ये x वेरिएबल होल्ड कर सकता है, ये पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है। वो उस कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। इसका मतलब यदि x में सारी इंटीजर टाइप की वैल्यू रखनी है जिसमें पॉइंट ना हो, है ना, जिसमें इंटीजर वैल्यूज रखनी हो, तो जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 50 है, ये सारे के सारे कैसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है जिसमें पॉइंट नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज को इंटीजर वैल्यूज बोलते हैं। कैसी है ये, इंटीजर। और लेकिन एक ऐसी है कुछ, मान लीजिए लिखा 3.75, 10.2, 11.15, 11.5, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ये पॉइंट वाली हैं, इनको हम लोग फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। ऐसी फ्लोट। तो मैं आप लोग को अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डेटा टाइप डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जानिए कि यदि इस वेरिएबल में सारी डेसिमल वैल्यूज रखनी है, ऐसी इंटीजर वैल्यूज रखनी है, तो उसके लिए कीवर्ड डिफाइन है इंट नाम का।
हम लिखते हैं x के पहले इंट कीवर्ड लगा करके लिखेंगे इंट स्पेस x सेमीकोलन। ये क्या है, x को मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट टाइप का। इसका मतलब ये है कि ये x का डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। और डेटा टाइप बता देने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ x में सिर्फ इंटीजर वैल्यू जा सकती हैं, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती। यदि आपने लिखा x इक्वल टू 10.35 तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप रख भी दोगे तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाली चीज छोड़ देगा। x में सिर्फ 10 ही जाएगा, पॉइंट के बाद की चीज नहीं जाएगी। तो कैसी वैल्यू असाइन कर रखनी, होल्ड करानी है इस वेरिएबल में, वो उसका डेटा टाइप से हम लोग बताते हैं। डेटा टाइप अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। वैसे ही यदि आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, मान लीजिए फ्लोट टाइप का, फ्लोट y, इसका मतलब कि y में कैसी वैल्यू जा सकती हैं, फ्लोट स्पेस देखिए डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम फिर सेमीकोलन। तो हमने ऐसे लिखना है, हमने लिखा इंट स्पेस x सेमीकोलन फ्लोट स्पेस y सेमीकोलन। अब x में आपने रख दिया वैल्यू 10, y में आपने वैल्यू रख दिया 3.5। ये क्यों, तो जैसी वैल्यू आप होल्ड कराना चाह रहे हो उससे पहले उसके डेटा टाइप को हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। यदि आपको इंटीजर वैल्यू डालनी है तो आपको इंट कीवर्ड, ये कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स जिनकी कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होती है कंपाइलर के पास, उसे कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग कंपाइलर में रिजर्व है, वैसे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इंट नाम का कीवर्ड्स है, फ्लोट नाम का कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग वेरिएबल को उस टाइप का बना सकते हैं। यदि हमने लिखा इंट स्पेस x, मतलब x को हमने इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट स्पेस y मीन्स y को हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब इनमें अब ऐसी ही वैल्यू आ सकती है जैसा ये डिक्लेयर्ड है। क्लियर है? तो अब हम लोग यदि इनको प्रिंट करके दिखाना है दोस्तों, तो प्रिंटफ फंक्शन में, प्रिंटफ फंक्शन दो तरीके से यूज करते हैं दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले एक तो ये है कि मैं मैसेज लिखने आप लोगों को अभी सिखाया था कि प्रिंटफ फंक्शन से यदि आपको कुछ प्रिंट कराना है, आपने प्रिंटफ फंक्शन का यूज समझ लीजिए। यहाँ यदि आपने प्रिंटफ फंक्शन जो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो, सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग प्रिंट करा दो हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। लेकिन ये लिखा कहाँ होना चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर, है ना, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। यदि आपको कोई वेरिएबल, यदि आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ये तो मैसेज हो गया, लेकिन यदि आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ। हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अब भाई कोई चीज़ें रीड करनी है या कोई चीज़ आउटपुट में प्रिंट करना है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, है ना। इंटीजर का फॉर्मेट है, कैरेक्टर का फॉर्मेट है, फ्लोट का फॉर्मेट है, किस टाइप की वैल्यू है वो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। तो यदि आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो दोस्तों कभी भी, तो हम लोग सब प्रिंटफ फंक्शन में दो पैरामीटर पास करना पड़ता है। एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को डबल कोट में लिखते हैं हम लोग, तो इस इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %f है। %d बताता है कि ये किस चीज़ का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंट का। तो यदि हमने लिख दिया प्रिंट एफ %d, उसके बाद यहाँ लगाया कॉमा और लगाया x सेमीकोलन, तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ कॉमा के बाद जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यदि हम लोग चाहते हैं कि इसके साथ कुछ मैसेज भी प्रिंट हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रिंटफ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू तब %d लिखा, फिर कॉमा लगा के x लिख दिया आपने। तो इससे क्या होगा, ये
ये चीज एज इट इज मैसेज लिख करके आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो मैसेज है, ये एज इट इज लिख के आएगा। जहां परसेंट डी है वहां इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट एफ का यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना है तो ऐसे, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी है तो इस तरीके से। वैल्यू और मैसेज दोनों चीज़ प्रिंट करानी है, एक मैसेज भी है, उसके बाद वैल्यू यहाँ आनी है। ये परसेंट मीन्स यहाँ पे ये एजिट लिखा है और इस जगह पे इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो मैसेज और वैल्यू दोनों इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन, अब इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा एक्स। ठीक है दोस्तों? तो इससे ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और एक्स में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगी। ऐसे ही हमने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू परसेंट एफ। क्यों परसेंट एफ? क्योंकि वाई फ्लोट टाइप का है, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट एफ होता है, फिर कॉमा लगा के आई लिख दिया। ठीक है? तो इस तरीके से, लेकिन दोस्तों जो ये चीज़ है लिख के आएगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी की जगह पे इस एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। उसी के आगे जस्ट, क्योंकि कंट्रोल प्रिंट करने के बाद लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 और कंट्रोल यहीं पे है, तो अगली बार फिर से प्रिंट एफ आएगा तो यहीं से लिखने शुरू कर देगा कि वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू जो भी है वैल्यू, ये यहीं पे प्रिंट कर देगा। और आप चाहते हो कि ये प्रिंट नेक्स्ट लाइन में करे, तो उसके लिए इस प्रिंट एफ से यहाँ पे दोस्तों /n एक फॉर्मेट स्पेस, एक न्यू लाइन कैरेक्टर है /n लगा के जब ये लिखोगे तो ये वाली जो ये जो प्रिंट करेगा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। तो ये जो यहाँ ही पे प्रिंट कर दिया था उसको प्रिंट करेगा यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3.5। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते थे दोस्तों। जैसे यदि आपको मान लो 2 वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराना था तो हम लोग ऐसे लिख देते, प्रिंट एफ 2 वैल्यू, परसेंट, पहली वैल्यू परसेंट डी टाइप की, इंट टाइप की है, दूसरे का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ है। तो परसेंट डी पहले वाले वेरिएबल का, परसेंट एफ दूसरे वेरिएबल का, फिर डबल कोट्स में लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर सारे। ध्यान रखिएगा इनके बीच में कोई कॉमा नहीं आता है। उस डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगाया, अब पहली वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल, तो क्या होगा, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 अलग अलग वैल्यू को लिए 2 अलग अलग प्रिंट एफ यूज करने की जगह एक ही प्रिंट एफ में भी हम लिख सकते हैं। प्रिंट एफ डबल कोट्स में सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है उन सबके करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो। यदि इंटीजर है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, फ्लोट का परसेंट एफ, कैरेक्टर का परसेंट सी, ये 3 मेन है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखिए वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग, कॉमा लगाइए, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स में होंगे और इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा। अब डबल कोट्स बंद होने के बाद फिर यहाँ कॉमा से लगा के फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिख दीजिए, जिन जिन वेरिएबल्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो ऐसे एक्स की वैल्यू परसेंट डी की जगह पे, वाई की वैल्यू परसेंट एफ की जगह पे प्रिंट होकर के आ जाएगी। ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ इसको जब मेन में लिखेंगे तभी चलेगा, है ना? उसी तरीके से हम लोग चाहे तो दोनों के लिए एक ही लाइन में ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने लिखा जो ये 2 लाइन में बात लिखा हूँ, ये दोनों को एक साथ भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहीं पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है? /n लगा दिया जिससे न्यू लाइन में चला जाए, और उसके आगे लिखा वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू परसेंट एफ। अब ये डबल कोट बंद हो गया, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ बंद हो गया, कॉमा देके x कॉमा y। तो इससे क्या होगा, लिख के आएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू
परसेंट डी की जगह डी की जगह पे इसे एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्लैश एन से न्यू लाइन में कंट्रोल आ जाएगा, फिर लिखेगा वैल्यू ऑफ वाई इजकल टू परसेंट एफ की जगह पे वाई की वैल्यू। क्लियर है? इस तरीके से एक लाइन में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा नेम्ड है। अब देखिए जैसे ही हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप जैसे डिक्लेयर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, जैसे ये लाइन किया वैसे कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन बन जाता है जिसका नाम एक्स। वेरिएबल मीन्स डेटा टाइप डिक्लेयर करने के साथ एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन बन जाता है। तो जैसे ही आपने इसमें 10 वैल्यू असाइन की, इस लोकेशन पे 10 आ गया। अब इसको वेरिएबल क्यों कहा गया कि अगली ही लाइन में हम लोग लिख सकते थे x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू पहले 10 थी, लेकिन मैंने अगली लाइन में क्या कर दिया, x की वैल्यू 20 कर दिया। तो इसको हटा के इसको क्या कर देगा, इसकी वैल्यू 20 कर देगा। अ एंटिटी देन दैट कैन होल्ड ए वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के ड्यूरेशन में जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकें उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरा होता है कांस्टेंट, एक ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के ड्यूरेशन पे हम चेंज नहीं करते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? कुछ तो आपको वेरिएबल बता दिया दोस्तों। इसके बाद मैंने आप लोग को ये पता चल गया वेरिएबल क्या है। इसके बाद दोस्तों ये पता चल गया कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट आर द एंटिटी व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके बाद आप लोग को दोस्तों मैंने बता दिया कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी अपनी मीनिंग होती है। ठीक है ना? तो उन रिजर्व वर्ड्स को हम लोग एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कीवर्ड्स सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स डिफाइन है पहले से। जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, ऐसे स्ट्रक्ट है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, वॉइड है। तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग है। इसके बाद होता है दोस्तों आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर तो आइडेंटिफायर क्या है दोस्तों? यूजर डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड्स तो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, लेकिन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू गिव नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, फाइल्स, स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं उनमें जो वेरिएबल्स हम यूज करें उन वेरिएबल्स को हम अपना एक नाम देते हैं, है ना? तो हम यूजर डिफाइन, हम प्रोग्रामर जो अपने ज़रूरत के हिसाब से नेम डिक्लेयर कर ले रहे हैं वेरिएबल के, एज ए वेरिएबल के तौर पे। या तो वेरिएबल का नाम दिया कि हमने, या किसी फंक्शन को एक नाम दिया, किसी स्ट्रक्चर को एक नाम दिया, किसी फाइल को कोई नाम दिया। तो किसी को दिया गया नाम एक प्रोग्रामर के थ्रू, है ना, उसे हम लोग आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड वर्ड दैट आर यूज्ड टू गिव नेम। मीन्स नेम एक तरह से आइडेंटिटी होती है, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी होती है। मेरा नाम मेरा आइडेंटिटी है, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। तो किसी भी चीज़ को, किसी वेरिएबल को कोई नाम दिया जाए, किसी फंक्शन को कोई नाम दिया जाए, किसी स्ट्रक्चर को नाम दिया जाए। नाम किस लिए देते हैं? जिससे बाद में उसको उसी नाम से आइडेंटिफाई कर सकें, इसीलिए उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू गिव नेम्स टू द वेरिएबल्स, functions, file, structure, union, anything, and that is used to identify that entity during program. Clear है ना? तो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा जो कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं, उनको एज ए आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो जो वेरिएबल को नाम हम देते हैं, लिखा एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट x, तो x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैर नेम, नेम नाम का एक आपने
वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर टाइप का नेम वेरिएबल हो गया। अब नेम नाम रख सकते हैं हम लोग, तो वेरिएबल को नाम, लेकिन हम यदि चाहें कि कैर इंट नाम का हमने एक रखा, कैर इंट नाम का एक वेरिएबल का नाम रखना चाहो, ये नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इंट एक प्री डिफाइंड वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, तो किसी प्री डिफाइंड वर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम हम लोग यूज नहीं कर सकते। हमने मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है दोस्तों, ये कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हम चाहें इंट स्पेस कैर, ये हम नहीं कर सकते। तो अब वेरिएबल्स के नेम जब हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, जब आइडेंटिफायर को कोई नाम देते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए कि आइडेंटिफायर्स के नेम में कोई हम लोग अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं A to Z, चाहे वो कैपिटल लेटर का हो चाहे स्मॉल लेटर का हो। अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है ना, 0 to 9 के बीच, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा, अच्छा अल्फ़ाबेट और नंबर की कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमने लिखा x1 नाम का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। x1 हमने लिखा इंट x1 इक्वल टू 10, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टूडेंट 1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने लिखा स्टूडेंट 1, इस नाम का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले नंबर आ जाए देन अल्फ़ाबेट आ जाए। 1 स्टूडेंट नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट 1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट 1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स क्या है दोस्तों कि जब अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हम लोग बना करके किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं तो पहले अल्फ़ाबेट आना चाहिए देन नंबर आना चाहिए। वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस अलाउड नहीं होता। जैसे ये इस ऐसे तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा वेरिएबल हम लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते इंट स्टूडेंट स्पेस रोल स्पेस नंबर, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता, चाहे वो फाइल का नाम हो, चाहे वो किसी फंक्शन का नाम हो, चाहे किसी स्ट्रक्चर का नाम हो। जब आप नाम दे रहे हैं किसी चीज़ को तो उसमें स्पेस नहीं रखना है। हाँ, यदि स्पेस की जगह पे आप चाहते हैं तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। आपको यदि सेपरेटर लगाना भी है तो ऐसे लगा सकते हैं इंट स्टूडेंट स्पेस अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर, ये वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और कोई स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के नेम्स के लिए जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पहले डेटा टाइप पढ़ा देता हूँ, जिससे कि हम लोग और तेज़ी से आगे की तरफ प्रोग्राम को लेके जा सकें, आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकें। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें इतनी समझ में आ रही है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपको यूजर से कोई इनपुट लेना है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर से यदि आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों। स्कैनफ फंक्शन में अच्छा कैसे, मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट x, है ना, और आप चाहते हो कि इस x वेरिएबल को वैल्यू यूजर प्रोवाइड करे, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक हमने जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हम लिख रहे थे हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन स्टार्ट करते थे और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लीजिए इंट x, और आप ऐसे स्टैटिकली x की वैल्यू 10 दे दे रहे थे। लेकिन अब ये जब ये प्रोग्राम जब जब चलेगा इस x की वैल्यू 10 ही रहेगी, है ना भाई। आप चाहते हैं कि ये वैल्यू डायनेमिकली यूजर दे। डायनेमिकली का मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल हो, जब उस एग्जीक्यूट होने लगे
तो यूजर से मांगा जाए कि भाई एक्स की वैल्यू क्या इनपुट करना चाहते हो ये तो देखिए दोस्तों, जनरली होता कैसे है कि जैसे ही वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं, डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं वेरिएबल का, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक एक्स नाम का स्पेस बन जाता है। अभी आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा तो और डिटेल बताऊंगा कि ये होता क्या है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन क्यों करना पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब आपने x इक्वल टू 10 लिखा तो यहाँ 10 वैल्यू आ गई। अभी 10 वैल्यू फिक्स हो गई जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अगली लाइन में आपने x की वैल्यू 20 कर दी तो 20 आगे के लिए फिक्स हो गई जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है, क्लियर है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि x की वैल्यू यहाँ जो हमने डायरेक्ट दे दिया ऐसे नहीं देना है, मुझे यूजर से मांगना है। तो हम लोग यहाँ एक पहले तो एक मैसेज लिखवा देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। ये क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि जब आप स्कैनर फंक्शन से हम इनपुट लेते हैं, जब स्कैनर फंक्शन चलता है तो कंप्यूटर के आपके स्क्रीन पे एक वो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें कंसोल वाला प्रॉम्प्ट जिसमें यूजर इनपुट देगा। तो ब्लैक स्क्रीन आ गई, अब यूजर को क्या पता कि क्या करना है, इनपुट देना है। लेकिन यदि एक मैसेज लिखवा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना हो तो प्रिंटफ फंक्शन अवेलेबल है, तो यदि यहाँ एक मैसेज भी लिख देंगे प्रिंट एफ, यहाँ मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, तो उससे क्या होगा आपकी स्क्रीन पे यहाँ लिख के आने लगेगा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि क्या करना है तो वैल्यू दे सके। तो इसलिए मैसेज लिखवाया मैंने। इसके बाद मैंने स्कैनएफ लिखना है। अब स्कैनएफ में दो चीज़ें पास करनी पड़ती है, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पहले। अब एक ही वेरिएबल यहाँ है x, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें x एंड x, इसे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला सिंबल होता है जिसे हम परसेंट सिंबल बोलते हैं, ये सिंबल लगाएंगे और उसके बाद x लगाएंगे। तो होता क्या है, जहाँ कंप्यूटर की मेमोरी बनी होगी, एंड को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, उस एड्रेस पे जाएगा x के एड्रेस पे, और जो वैल्यू यूजर देगा, मान लीजिए यहाँ लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और यूजर ने वैल्यू दे दिया 10, तो ये जो 10 वैल्यू देगा तो स्कैनर क्या करेगा, इनपुट जो दिया है यूजर ने x वेरिएबल के एड्रेस पे जाके वहाँ स्टोर कर देगा, x वेरिएबल के एड्रेस पे जाके वहाँ वैल्यू स्टोर कर देगा। इस तरीके से स्कैनएफ काम करता है। स्कैनएफ फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स में, फिर कॉमा एंड लगा के x, ठीक है। अब ये जब जब प्रोग्राम चलेगा दोस्तों, तो हर बार x की वैल्यू यूजर अलग अलग दे सकता है। पहली बार चला है x की वैल्यू 10 दिया, अगली बार रन किया तो x की वैल्यू 20 दे दिया, हर बार अलग अलग दे सकता है। मान लीजिए दो वेरिएबल है, एक x इंट टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का y वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ दो चीज़ें लेना, तो मैंने लिखा एंटर, या तो दो तरीका है, एक बार प्रिंटफ लिखते हैं एंटर वैल्यू ऑफ x, स्कैनएफ से x की वैल्यू ले लिया, फिर लिखा एंटर वैल्यू ऑफ y, और अगले स्कैनएफ से y की वैल्यू ले लिया। हम लोग यहाँ ऐसे करते कि लिखते प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ y, और यहाँ स्कैनएफ से स्कैनएफ। अब y कैसा है, फ्लोट टाइप का, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f हुआ, %f कॉमा एंड y। तो ऐसे x का अलग वैल्यू लिया, y का अलग ले लिया। इन दोनों की वैल्यू हम लोग एक साथ भी ले सकते थे, ये अलग से नहीं लेते, यहीं पे मैसेज में लिखवा देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y। और यहाँ दो चीज़ लेनी है तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर, पहला %d, दूसरा %f, ठीक है। फिर डबल कोट्स में ये लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में कोई स्पेस नहीं आएगा, कोई कॉमा नहीं आएगा। ये डबल कोट्स बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पहले वेरिएबल एंड x, फिर कॉमा एंड y। एंड स्कैनएफ में एंड लगता है और प्रिंटएफ में एंड नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एंड x कॉमा एंड y, तो पहली वैल्यू जो यूजर देगा पहले वेरिएबल के एड्रेस पे चला जाएगा, दूसरी वैल्यू जो देगा वो दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा। जैसे ही आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए,
तो एक एक्स और एक वाई, दो स्पेस बन गया, ठीक है। और आपने पहली वैल्यू जो यूजर देगा, पहली वैल्यू पहले वैल्यू इस स्पेस में, दूसरी वैल्यू मान लो यार, दूसरी वैल्यू दी है 3.5, ये चला जाएगा इसमें। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इनपुट ले सकते हैं। इनपुट ले लिया, अब आपको एक्स और वाई में वैल्यू यूजर ने दे दिया, आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके इनका रिजल्ट प्रिंट करा सकते हो, है ना। आप लोगों को इस तरीके से दोस्तों इनपुट लेने आप लोगों को आ गया, आउटपुट देने आ गया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता चल चुकी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको और डेटा टाइप पहले आपको पढ़ा दूंगा, देन हम लोग स्पीड अप करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।